हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। यार आज जो है ना हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म का सबसे लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। यार इससे पहले जो है ना हम अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, हाइड्रोकार्बन, एमीन, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, ये सब जो है ना हम बात करते हैं, कंप्लीट कर चुके हैं पूरा का पूरा कंप्लीटली एनसीईआरटी से। तो जाकर के आप लोग देख लीजिएगा, आज लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। देखो यहां पे यदि हम देखेंगे कि CO बॉन्ड को जो है ना हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं, C डबल बॉन्ड O जो रहता है ना उसे कार्बोनाइल कहते हैं। अब ये जो फ्री बैलेंसी है यहां पे हम यदि ये R लगाएं कि क्या लगाएं तो उस हिसाब से हम एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे हम बात करें यहां पे तो देखो यहां पे जो है ना RCO ये कॉमन हो जा रहा है, तो यहां पे H आया है तो उसे हम एल्डिहाइड कह देते हैं। ये रहा कॉमन, यहां पे R आया है दोनों, यानी कि कार्बन के दिया से देखो कार्बन के दोनों तरफ यदि एल्काइल ग्रुप है तो उसे हम कीटोन कह देते हैं। और यदि RCO के बाद OH आया यानी कि RCOOH आया है तो उसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड कह देते हैं। जैसे यहां पे देखो RCO के बाद यदि X आया तो X को हैलाइड कह देते हैं, तो एसाइल हैलाइड कह देते हैं, यानी कि हेलोजन होता है X। उसके बाद RCO के पर जो है ना NH2 आया है तो उसे हम एमीड कह देते हैं। यदि RCO पर OR आया है, OR याद है, RCOOR आता है तो उसे हम एस्टर कह देते हैं। और जानते हैं कि बीच में यदि RCO दोनों साइड हो और बीच में O आ जाए तो इसे हम एनहाइड्राइड कह देते हैं, एसिड एनहाइड्राइड हो जाएगा। ठीक है। जैसे यहां पे यदि हम बात कर लेते हैं तो वेनिलीन क्या होता है, तो CHO और OH ऊपर नीचे है और उसके बाद OCH3 आ रहा है तो वेनिलीन हो जाएगा। सेलिसल एल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड बना देना है, यानी कि बेंजीन वाला एल्डिहाइड, और यहां पे OH लगा देंगे ऑर्थोपोडिजिसल पे तो उसे हम सेलिसल एल्डिहाइड कह देते हैं। ठीक है। सिनेम एल्डिहाइड क्या होता है, तो CH डबल बॉन्ड CHO जब रहेगा बेंजीन रिंग के बाहर तो उसे हम सिनेम एल्डिहाइड कह देते हैं। अब देखो नोमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो नोमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर में यदि हम बात कर लेंगे ना तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर देखते हैं। तो नोमेनक्लेचर में आप बहुत सारी चीजें हम बताए हुए हैं कि आप लोग खुद से एक बार देख लीजिएगा, लेकिन हम कुछ चीजें बता देते हैं। जैसे देखिए कुछ चीजें जो है ना बार बार यूज आता है, जैसे CH3CHO को क्या कह देते हैं, इसका कॉमन नेम है एसिटल एल्डिहाइड। ठीक है। उसके बाद यदि बेंजीन के साथ CHO हो तो इसे हम कह देते हैं बेंजल एल्डिहाइड। और हम बात कर लेते हैं यहां पे देखो इसका क्या होता है, CO के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, आगे यूज आएगा ध्यान रखिएगा। उसके बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन कह देते हैं और उसके बगल वाले कार्बन को गामा कार्बन कह देते हैं। ठीक है। तो यहां पे देखिए, तो अब इसका नामकरण यदि करेंगे तो देखो तो बीटा पोजीशन पे Br है तो बीटा ब्रोमो ब्यूट्राइल एल्डिहाइड। ठीक है। अब देखो यहां पे अब कीटोन की यदि बात कर लेते हैं तो कीटोन में जो है ना दोनों तरफ CH3 आ जाए तो उसे हम उसका कॉमन नेम होता है एसीटोन। ठीक है। और यदि हम बात कर लेते हैं बेंजीन के साथ CO और उसके बगल में CH3 आ जाए तो इसका नाम होता है एसीटोफिनोन। ये सब चीजें यूज आता है कहीं कहीं। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यदि देखो 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपाइनॉन हो जाएगा, 3 कार्बन बाहर से, यहां तो बेंजीन है ही, देखो दोनों साइड बेंजीन है और बीच में CO है तो उसे हम बेंजोफिनॉन कह देते हैं। तो ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि बेंजोफिनॉन क्या होता है, एसीटोफिनॉन क्या होता है, एसीटोन क्या होता है। तो ये तो हो गया कॉमन नेम, ये हो गया नोमेनक्लेचर का कॉमन नेम। अब IUPAC की बात कर लेते हैं। जैसे देखो 1 कार्बन 2 कार्बन तो इसे हम इथेनल कह देते हैं, 2 कार्बन को इथ कहते हैं और एल्डिहाइड को हम एल से कहते हैं तो हम बात करते हैं इथेनल हो जाएगा। यहां पे यदि नोमेनक्लेचर करेंगे तो 1 2 3 4, अब देखो 5 6 7 तो 7 कार्बन का तो हो गया हेप्टेन हो जाएगा। अब यदि एल्डिहाइड है तो हेप्टेनल हो जाएगा। अब यहां पे जब यदि सजाना है तो किस चीज से सजाना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, तो Br आता है ब्रोमो, तो B पहले आता है, CH3 को मिथाइल कहते हैं, M बाद में आता है तो पहले ब्रोमो लिखेंगे तो 4 पे पोजीशन पे तो 4 ब्रोमो 3 मिथाइल हेप्टेनल। ठीक है। इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग सबसे अच्छा जो है ना वो सब कुछ करिए ना कीजिए। तो कॉमन नेम और IUPAC नेम जो है ना एल्डिहाइड और कीटोन का कुछ टेबल दिया हुआ है, इसको ध्यान रखना है। जैसे हम जो है बात कर लेते हैं, ये बार बार कॉमन नेम इसका यूज आएगा कि HCHO को क्या कहते हैं, तो फॉर्मल एल्डिहाइड कहते हैं। इसी तरह से हम बात करते हैं फॉर्मिक एसिड क्या हो जाता है, HCOOH हो जाता है तब फॉर्मिक एसिड। CH3CHO को एसिटल एल्डिहाइड कह देते हैं, इसका IUPAC नेम तो इथेनल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है ना इस तरह से आप देखते रहिएगा कि यहां पे देखिए CH3CH, यानी कि एक CH3 यहां पे आ रहा है तो दूसरा के नंबर कार्बन पे एक, दूसरा नंबर कार्बन पे CH3 एक आ रहा है सफिक्स में तो उसे हम आइसो से डिनोट करते हैं। ठीक है। ये सब देख लेना है। उसके बाद यूज कौन सा आएगा, तो एक जो है ना कहीं कहीं एक्रोलीन यूज आता है। ठीक है। एक्रोलीन याद आया, पॉलीमर में जो पढ़ाए थे, पॉलीमर जाकर के देख लीजिएगा, 30 मिनट में कंप्लीट कर चुके हैं। तो एक्रोलीन यूज आता है। उसके बाद देखो बेंजीन पे जब CHO 2 बार लगा हो तो उसे हम पेथिल एल्डिहाइड कह देते हैं।
अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन के थ्रू जो है ना, ऑक्सीडेशन के थ्रू ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन से हम एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं। अभी अभी एल्कोहल, फिनॉल, ईथर में ही तो पढ़े हैं इससे पिछले लेक्चर में। तो उसमें ऑक्सीडेशन से जो है ना हम बताए हुए थे कि प्राइमरी एल्कोहल और सेकेंडरी एल्कोहल से क्या बनता है, प्राइमरी एल्कोहल से एल्डिहाइड बन जाता है, सेकेंडरी एल्कोहल से कीटोन बन जाता है। तो ये जो है ना पीछे पढ़ाए हुए हैं, तो आप लोग लेक्चर देख लीजिएगा। लेक्चर 63 मिनट में यानी 63 मिनट में पूरा कंप्लीट कर चुके हैं एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। दूसरा कहता है कि डीहाइड्रोजिनेशन। बताओ क्या पढ़ाया है? डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल से जो है ना डीहाइड्रोजिनेशन होता है, यानी कि H2 निकालता है। H2 निकाल करके बताए थे ना, डबल बॉन्ड आ जाता है, वो जो है ना एल्डिहाइड और कीटोन बना देता है। तो ये भी हम पीछे पढ़े हुए हैं, तो एक बार लेक्चर देख लेना है। उसके बाद जो है ना अब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन से जो है ना एल्डिहाइड और कीटोन बनाना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। एल्कीन का ओजोनोलाइसिस कहां बताए थे? हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन में क्या बताए थे कि एल्कीन आ गया, सी जैसे मान लेते CH2 आ गया, इसको डबल बॉन्ड को तोड़ देना है, दोनों साइड ऑक्सीजन लगा देना। देखो तो ये एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, तो यही चीजें कहता है कि ओजोनोलाइसिस से हम जो है ना एल्कीन से एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। तो देखते हैं यहां पे क्या लिखा हुआ है कि कहता है कि जिंक डस्ट। अच्छा, ओजोनोलाइसिस में हम कौन सा यूज करते थे? जिंक डस्ट एंड वाटर, और वो क्या देता था? एल्डिहाइड और कीटोन दे देता था। ठीक है, जो कि हम 11th क्लास में, देखो लिखा हुआ है 11th क्लास के हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़े हुए थे ओजोनोलाइसिस। उसके बाद हम देखेंगे हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस का हाइड्रेशन आपको बताए थे। एल्काइन का हाइड्रेशन करेंगे यानी कि ट्रिपल बॉन्ड वाला का हाइड्रेशन करेंगे तो क्या हो जाता है? H2SO4 के साथ भी रिएक्शन बताए थे। साथ में हम बताए थे कि HgSO4, Hg क्या करता है? रिएक्शन को फास्ट कर देता है, इंट्रा और इंटर। ये भी हम बताए थे 11th क्लास के हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। तो हाइड्रोकार्बन बस 60 मिनट में कंप्लीट कर चुके हैं, तो एक बार जरूर आप लोग देखिएगा। ठीक है, मजा आ जाएगा उसको। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के प्रिपरेशन में, एल्डिहाइड का प्रिपरेशन यदि करना है तो चलिए सबसे पहले देखेंगे एसाइल क्लोराइड यानी कि एसिड क्लोराइड। यानी कि एसिड क्लोराइड की यदि बात करें तो यहां पे देखो बेंजल क्लोराइड है। डायरेक्ट हम आते हैं रिएक्शन पे, जहां पे बात आएगी रिएक्शन ही पूछेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम बेंजाइल क्लोराइड में H2 इन प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4 क्या देते हैं? H2PDBaSO4 देते हैं, H2PDBaSO4 देते हैं। तो ये बेंजल क्लोराइड को जो है ना हम बात कर लेते हैं बेंजल एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। बेंजोइल क्लोराइड को जो है ना बेंज एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। कौन? H2PDBaSO4। H2PDBaSO4, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं रोजेनमंड रिडक्शन। रोजेनमंड रिडक्शन कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि H2PDBaSO4 जो है ना उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? तो रोजेनमंड रिडक्शन कहते हैं। और वो क्या करता है? बेंजोइल क्लोराइड को बेंजल एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। उसका रिएजेंट ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है नाइट्राइल एंड एस्टर। फ्रॉम नाइट्राइल एंड एस्टर की यदि बात कर लेते हैं ना, नाइट्राइल का मतलब CN। अब देखो नाइट्राइल को यदि हम बात कर लेते हैं RCN को, जब SnCl2 इन प्लस HCl डालते हैं क्या होता है? SnCl2 यानी कि स्टेनस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की यदि बात कर लेते हैं, यानी कि RCN के साथ SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl डालते हैं तो ये बना देता है RCH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, RCH डबल बॉन्ड NH बना देता। और फिर जब उसको हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वो क्या करेगा? एल्डिहाइड दे देता है। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि RCN को SnCl2 प्लस HCl देते हैं। दूसरा चीज जो है ना हम साथ में हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वो डायरेक्ट जो है वो एल्डिहाइड दे देता है। और इस रिएक्शन को हम कह देते हैं स्टेफन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि RCN नाइट्राइल को जो है ना हम एल्डिहाइड बनाते हैं स्टेफन रिएक्शन से। ठीक है, अब देखो एक जो है ना अल्टरनेटिवली जो है ना नाइट्राइल को जो है ना हम सिलेक्टिव रिड्यूस बाय डाइबल H। डाइबल H का मतलब डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड डाइबल H टू इमीन। डाइबल H क्या करता है? इमीन बनाता है और फिर हम हाइड्रोलाइसिस करके एल्डिहाइड बना देते हैं। तो जैसे यहां पे देखो RCN क्या कर रहा है? डाइबल H दिए। देखो यदि RCN में यदि SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl आ जाए तो उसे तो हम कह देते हैं स्टेफन रिएक्शन। लेकिन नाइट्राइल को यदि हम डाइबल H के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उसे स्टेफन नहीं करेंगे। स्टेफन कब कहेंगे? जब ये रिएजेंट आएगा SnCl2 प्लस HCl। ठीक है, तो अब देखो RCN को जब हम डाइबल H देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर तो हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट एल्डिहाइड बना देता है। यानी कि सीधी बात है, हम आपको कहेंगे कि CN को जो है ना एल्डिहाइड बनाना और जो बाकी हो सबको लिख देना है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि देखो ये इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा को डायरेक्ट लिख देना है और CN को जो है ना एल्डिहाइड बना देना है। ठीक है, अब देखो ये क्या था?
ये CN नाइट्राइल था। और यदि एस्टर को हम रिड्यूस करेंगे एल्डिहाइड में तो क्या होगा कि देखो यहां पे क्या है, ये एस्टर है। एस्टर को कुछ नहीं रिड्यूस करना है, इसको तोड़ देना है, यहां पे H लगा देना है, देखो बन गया। ठीक है, तो एस्टर को भी हम डबल H से हम एल्डिहाइड बना सकते हैं। चलो आगे बात करते हैं। आगे हम देखेंगे कि फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करना है। तो देखो ऑक्सीडेशन जो है ना, तो ऑक्सीडेशन करेंगे मिथाइल बेंजीन का, इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाएंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको पता है ना कि मिथाइल वाले चीज को भी जो है ना हम बात करते हैं एल्डिहाइड कीटोन बना देता है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडाइज्ड टोलिन, एंड उसका डेरिवेटिव को जो है ना वो बेंजोइक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, और आप कहोगे कि नहीं हमको बेंजोइक एसिड नहीं बनाना है, हमको स्टॉप करना है ऑक्सीडेशन एट एल्डिहाइड स्टेज पे, तो उसके लिए सुटेबल रिएजेंट होता है। सबसे पहला रिएजेंट की यदि हम बात कर लेते हैं तो वो हम देखेंगे क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2। CrO2Cl2 की यदि बात कर लेते हैं, यूज करेंगे क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्सीडाइज्ड मिथाइल ग्रुप टू क्रोमियम कॉम्प्लेक्स विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स कॉरस्पॉन्डिंग बेंजल एल्डिहाइड। यानी कि क्रोमाइल क्लोराइड जो है ना ऑक्सीडाइज करता है मिथाइल ग्रुप को, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। इससे पहले भी हम देखे थे कॉम्प्लेक्स बनाए हुए। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस, और फिर हाइड्रोलाइसिस करने के बाद हम कहते हैं बेंजल एल्डिहाइड दे देते हैं। जैसे यहां पे देखो, यहां पे क्या कह रहा है, जैसे यहां पे टॉलिन है, ये टॉलिन रहा। टॉलिन की यदि बात कर लेते हैं तो यहां पे CrO2Cl2 है, CrO2Cl2 की यदि बात कर लेते हैं तो ये इन प्रेजेंस ऑफ CH2 जो है ना क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना दिया। देखो ये कॉम्प्लेक्स बनाया, और जब उसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इसको तोड़ करके एल्डिहाइड बना देता है। ठीक है, तो टॉलिन को जो है ना, टॉलिन को CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CH2 जो है ना ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना दिया, फिर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बेंजल एल्डिहाइड बना देगा। आप डायरेक्ट ध्यान रखना है कि टॉलिन को जो है ना CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ हम बात कर लेते हैं, उसके साथ साथ हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हम बेंजल एल्डिहाइड दे देंगे। और इस रिएक्शन को भी याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि ये नेम रिएक्शन है, इसका कहते हैं इटार्ड रिएक्शन। इस रिएक्शन को कहते हैं इटार्ड रिएक्शन। जब टॉलिन से बेंजल एल्डिहाइड बने तो उसे हम कहते हैं इटार्ड रिएक्शन, जब CrO2Cl2 रिएजेंट हो। ठीक है, दूसरा चीज जो है ना हम बात कर लेते हैं एल्डिहाइड बना सकते हैं, हम बात कर लेते हैं तो वो होता है क्रोमियम ऑक्साइड CrO3। ये चीजें हम पहले भी देखे हुए हैं। क्रोमियम ऑक्साइड से जो है ना एल्डिहाइड बनाना, तो देखो यहां पे क्या है, जैसे हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट टॉलिन रहेंगे CrO3 लिए। ठीक है, CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में CrO3 को, टॉलिन को जो है ना ये एक कॉम्प्लेक्स बनाया। कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद जब हाइड्रोलाइसिस करके हीट करेंगे तो ये बेंजल एल्डिहाइड दे देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब साइड चेन क्लोरिनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस के द्वारा जो है ना फॉलोड करते हैं, तो साइड चेन क्लोरिनेशन देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टॉलिन। ठीक है, सबसे पहले टॉलिन को जो है ना, टॉलिन को HMU देंगे, Cl2HMU, तो क्या बना देगा CHCl2, यानी कि बेंजल क्लोराइड। अभी देखे थे बेंजल क्लोराइड को, अब पहले भी हम देखे हुए हैं कि H2O के साथ 373 केल्विन देंगे तो वो भी एल्डिहाइड बना देता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि टॉलिन को HMU डालेंगे तो बेंजल क्लोराइड बनेगा, फिर उसको हम पानी डालेंगे 373 केल्विन पे तो वो जो है ना बेंजल एल्डिहाइड दे देगा। ठीक है, अगला बात करते हैं। अगला जो है ना गटरमैन कोच रिएक्शन। अभी हम एल्डिहाइड बनाने का काम कर रहे हैं, तो गटरमैन कोच रिएक्शन की यदि बात कर लेते हैं तो देखते हैं गटरमैन कोच रिएक्शन क्या होता है। तो हम डायरेक्ट रिएक्शन पे आते हैं। ठीक है, रिएक्शन पे आएंगे कि बेंजीन को CO कार्बन मोनोऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl की यदि बात कर लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड AlCl3 या CuCl, यानी कि एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड या कॉपर क्लोराइड की यदि बात कर लेते हैं, ये आ जाए तो बेंजीन को वो बेंजल एल्डिहाइड बना देता है। यानी कि बेंजीन को बेंजल एल्डिहाइड बना रहा है COHCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड AlCl3। अब इस रिएक्शन को जो है ना क्या कहते हैं, गटरमैन कोच रिएक्शन। आप कहोगे कि ये इंपॉर्टेंट नहीं लगाए, तो अभी लगा देते हैं कि ये रियल में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका एक ऐसा ट्रिक बताते हैं कि जो कभी नहीं भूलोगे। तो चलो देखते हैं। अभी हम क्या पूछे कि गटरमैन कोच रिएक्शन, एक होता है गटरमैन रिएक्शन, ठीक है, एक होता है गटरमैन रिएक्शन। अभी हम पढ़े गटरमैन कोच रिएक्शन। गटरमैन कोच CO कोच को CO को दोनों को है तो को आ जाएगा, तो कोच में CO आ जाता है। ठीक है, तो बेंजल एल्डिहाइड जो है ना बेंजीन से एल्डिहाइड बनाएंगे, तो जब CO आ जाएगा तो गटरमैन कोच रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एसाइल क्लोराइड की यदि बात कर लेते हैं तो एसाइल क्लोराइड से अब हम फिर जो है ना
यहां पे देख रहे हैं कीटोन बना रहे हैं। तो कैसे बनाना है देखो, सबसे पहले जो है ना हम गिनगार रिएजेंट ले लेते हैं। गिनगार रिएजेंट RMgX, उसको जो है ना CdCl2 के साथ कैडमियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। जब गिनगार रिएजेंट को आप जानते हैं कि दो मॉलिक्यूल, यदि यहां पे गिनगार रिएजेंट है तो दो मॉलिक्यूल R बनेगा, तो यानी कि R2CD बन गया, और Cl जो है ना ये वाला Cl RMgX के साथ निकल जाएगा, तो R2CD बन गया। अब इस R2CD को एसाइल क्लोराइड के साथ, यानी कि ये है एसाइल क्लोराइड के साथ, इस R2CD को एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे। देखो ये R2CD यहां आ गया। अब ये एसाइल क्लोराइड को R2CD के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो क्लोराइड हट जाएगा और R जाकर के जुड़ जाएगा, देखो कीटोन बन गया। ठीक है, तो यही चीजें है कि एसाइल क्लोराइड को जो है ना हम बात कर लेते हैं डाई एल्काइल कैडमियम के साथ प्रिपरेशन करेंगे, रिएक्शन कैडमियम क्लोराइड के साथ। ठीक है, डाई एल्काइल एसाइल क्लोराइड को हम डाई एल्काइल कैडमियम, ये हुआ ना 2R है तो डाई एल्काइल कैडमियम, इससे तो प्रिपरेशन करेंगे, कीटोन बना देंगे। लेकिन जब डाई एल्काइल कैडमियम कहां ऐसे आएगा तो गिनगार रिएजेंट के साथ आएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे नाइट्राइल से हम एल्डिहाइड बनाएंगे। तो नाइट्राइल को गिनगार रिएजेंट के साथ फॉलोड करेंगे हाइड्रोलाइसिस के साथ, तो वो कीटोन दे देता है। तो चलो देखते हैं। अब देखो यहां पे CN है, नाइट्राइल है, यहां पे RMgX है, यानी कि RMgX है, यानी कि गिनगार रिएजेंट है। गिनगार रिएजेंट में ये माइनस वाला पार्ट हुआ, ये प्लस वाला पार्ट हुआ। इसको जो है ना हम बात कर लेते हैं ईथर के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाला पार्ट कहां जाएगा, प्लस पे प्लस कहां आएगा, यहां पे प्लस वाला कहां आएगा, यहां पे माइनस के पास, क्योंकि ये तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये तो माइनस होगा ना, ये प्लस होगा ना, तो प्लस के पास माइनस, माइनस के पास प्लस, तो एक जो है ना ये प्रोडक्ट हम बात कर लेते हैं यहां पे इंटरमीडिएट बन गया। अब इसको जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, मान लेते हैं कि बोलेगा गिनगार रिएजेंट तो यही बन जाएगा। अब इसको यदि हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वो प्रोपाइनोफिनोन बन जाएगा, यानी कि सीधी बात है, यानी कि यहां से ये हटेगा और ऑक्सीजन लगेगा, और कुछ नहीं करना है कि ऑक्सीजन लगा देना, प्रोपाइनोफिनोन। ठीक है, अब जो है ना बेंजीन या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की यदि हम बात कर लेते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन बना रहे हैं, तो कीटोन जब बना रहे हैं तो देखो यहां पे बेंजीन है, बेंजीन को क्या करते हैं हम RCOCl या ArCOCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो यहां पे क्या हो जाता है कि यहां पे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव के कारण ये क्या करता है, सीधी बात है कि याद ऐसे ध्यान रखो कि अटैक करेगा, खुलेगा, क्लोज होगा, बंद होगा, जय हिंद दोनों जाकर के लगा देना। देख सीधी बात है, हम यदि आपको डायरेक्ट ट्रिक बताएं तो ये इसका, तो सीधी बात है Cl को हटाना और जाकर के इसको चिपका देना है, यहां इसको यहां पे चिपका देना, चिपका दो, जो आंसर आएगा वो बन जाएगा। और आप जानते हो कि कई बार बताए हुए कि RCOCl जो है ना इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 को क्या कहते हैं, फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन। यदि एल्काइल ग्रुप आ रहा है तो एल्काइलेशन, यदि एसाइल ग्रुप आ रहा है तो एसाइलेशन। तो अभी एसाइलेशन बना रहे हैं तो एसाइलेशन हो जाएगा, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। यदि एल्काइल ग्रुप बनाते तो एल्काइलेशन हो जाता है, बताए थे, लेकिन रिएजेंट वही होता है। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टी की यदि बात कर लेते थे, देखो यहां पर जो है ना छोटी छोटी बातें हैं कि मिथेनल जो है ना वो रूम टेम्परेचर पर गैस होते हैं, इथेनल वोलेटाइल लिक्विड होते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो एल्डिहाइड एंड कीटोन का हायर होता है, किससे, हाइड्रोकार्बन से, यानी कि हाइड्रोकार्बन और ईथर से ज्यादा होता है। इसको जो है ना अभी नीचे में बताएंगे कि हायर होता है हाइड्रोकार्बन एंड ईथर से। कब होता है, जब कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास होगा। ठीक है, यदि मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो जाएगा तो वो तो स्वाभाविक सी बात है कि वो तो उसका ज्यादा हो ही जाएगा। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट जो है ना लोअर देन द एल्कोहल, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन का जो है ना एल्कोहल से कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि एल्कोहल में क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो यहां पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण जो है ना एल्कोहल से कम होता है एल्डिहाइड कीटोन का। तो यही चीजें है, ये टेबल से समझ आ जाएगा। देखो यहां पे हम बात कर रहे थे 58 है, तो ये क्या है, ब्यूटेन है, और ये 58 में क्या है, हम बात करते हैं प्रोपेनल, यानी कि एल्डिहाइड है। ये 58 में क्या है, ये कीटोन है। तो अभी अभी हम बात किए थे कि एल्डिहाइड और कीटोन का जो है ना ज्यादा होता है हाइड्रोकार्बन से, तो इससे तो ज्यादा होगा एल्डिहाइड और कीटोन का। और यहां पे यदि हम देख रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है ना कीटोन का ज्यादा होता है, एसीटोन का ज्यादा है प्रोपेनल से। ठीक है, अब उसके बाद जो है ना ये देखो प्रोपेनॉल है, तो ऑल है तो ये सबसे ज्यादा होगा, एल्डिहाइड कीटोन सबसे ज्यादा 370 है, देखो सबसे ज्यादा होगा ये। और ये क्या है, ईथर है, तो ईथर का कम होता है, तो 60 और 60 ये है, तो ये दोनों में कंपेयर करें तो वैसे भी अल्कोहल का ज्यादा ही होगा। तो उसी को जो है ना ये सब समझाया हुआ है, तो आप लोग समझ लीजिए आराम से। उसके बाद हम यदि डायरेक्ट बात करें कि सॉल्युबिलिटी का, तो सॉल्युबिलिटी जो है ना एल्डिहाइड और कीटोन का डिक्रीज होता है, इंक्रीज लेंथ ऑफ एल्काइल चेन। एल्काइल चेन के लेंथ जब बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी जो है ना एल्डिहाइड और कीटोन का डिक्रीज होता है। ठीक है, मेनी जो है ना नेचुरल अकरिंग एल्डिहाइड कीटोन होता है, जो कि ब्लेंडिंग ऑफ परफ्यूम में यूज आता है, या हम बात कर लेते हैं, और फ्लेवरिंग एजेंट में। अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले आता है न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन। एक चीज बताओ मुझे कि न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन में जो है ना
क्या होगा न्यूक्लियोफाइल एडिशन, नाम में ये न्यूक्लियोफाइल Nu माइनस आएगा और हम पढ़ क्या रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन C डबल बॉन्ड O। अब देखो यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो यानी कि यहां पे पार्शियल पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव आएगा। अब बताओ न्यूक्लियोफाइल को Nu माइनस डिनोट करते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच है, ये कहां जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन कम होगा यानी कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पे जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज पे जाएगा। तो अब ये तो समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा, ये पहला स्टेप हो गया। अब एक चीज बताओ कि ये क्या है, ये कार्बन क्या है, कार्बन sp2 कार्बन है, ठीक है। अब जब ये अटैक करेगा तो ये अटैक करने के बाद ये क्या होगा, ये खुलेगा, ये खुलेगा, ये खुलने के बाद यानी कि हम बात कर लेते हैं यहां पे माइनस चार्ज है और हम जानते हैं कि बाद में जो है ना H प्लस आएगा, H प्लस जाकर के यहां पे अटैक हो जाएगा मान लेते हैं, ठीक है। तो अब बताओ कितना बॉन्ड बन गया कि एक कार्बन के साथ ये तो पहले से था, यहां पे न्यूक्लियोफाइल आ गया, यहां पे OH बन गया। अब बताओ यहां पे कितना बॉन्ड बन रहा है, 4 बॉन्ड बन रहा है। अब ये कार्बन कौन सा हो गया, sp3 कार्बन हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं, यानी कि हम कहेंगे कि न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन जो होता है ना वो sp2 से sp3 में कन्वर्ट होता है, ठीक है, sp2 से sp3 में कन्वर्ट होता है। चलो अब देखते हैं पूरा बात। तो वही चीजें है कि सबसे पहले बोल रहा है कि मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन, जितना चीज अभी हम बताए हैं वही चीजें यहां पे है कि देखो न्यूक्लियोफाइल का अटैक किया, कार्बन बना, यानी कि वहां जो भी लिखे थे यहां पे देखो कार्बन पे अटैक किया, फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होता है, उसके बाद ये कार्बन बना, इंटरमीडिएट टेट्राहाइड्रल बन गया, फिर H प्लस आएगा और O पे अटैक कर देगा, तो हम बात कर लेते हैं एडिशन रिएक्शन हो गया। एडिशन प्रोडक्ट जो है ना ये H प्लस जाकर के अटैक कर दिया तो OH बन गया, तो एडिशन प्रोडक्ट। ओके, तो अब देखो यहां पे क्या था, sp2 था, यहां पे क्या है, sp3 है, ठीक है। तो यही सारे कुछ लिखा हुआ है कि sp2 से sp3 में प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो कुछ नहीं ध्यान रखना है कि सीधी बात है न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। अब चलो रिएक्टिविटी की बात कर लेते हैं। रिएक्टिविटी जो है ना देखो एल्डिहाइड का ज्यादा होता है रिएक्टिव कीटोन से, क्यों होता है वही चीजें यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि 2 एल्काइल ग्रुप आ जाता है, एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव देन कीटोन होता है बिकॉज 2 एल्काइल ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी को रिड्यूस कर देता है कार्बोनाइल ग्रुप में। तो ये सब चीजें लिखा हुआ है, डायरेक्ट ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड जो है ना ज्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन से। आगे कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड कीटोन से भी ज्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है। अब जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन का कुछ एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन HCN के साथ जो है ना एडिशन का सबसे पहले हम रिएक्शन पढ़ेंगे। यानी कि हम यदि कहें ना कि HCN, H और CN यानी कि CN माइनस में H प्लस में, अब रिएक्शन करने की जरूरत ही नहीं है, एडिशन रिएक्शन है, यानी कि माइनस को प्लस के पास, प्लस को माइनस के पास दे दो, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। देखो रिएक्शन जो है ना वेरी स्लोली विद प्योर HCN, जब प्योर HCN लेंगे ना तो कह रहा है कि यहां पे कि रिएक्शन जो है ना बहुत ही स्लो होता है, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं कि उसको जो है ना कैटलिस्ट के मदद से उसको जो है ना बेस बना देते हैं साइनाइड आयन जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जाता है, ठीक है। तो कैसे कैसे करते हैं तो चलो देखते हैं। ये HCN है, ये इसको OH के मदद से जो है ना यहाँ पे CN बना दिया और वाटर यहाँ पे निकल गया, वाटर निकल गया। अब ये CN को जो है ना देखो CN माइनस है तो ये कहां जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, तो CN को यहाँ पे अटैक करवाए कार्बन के पास। अब फिर H प्लस आएगा, H प्लस जो है ना ऑक्सीजन के पास चले जाएगा, साइनोहाइड्रीन बन गया। बहुत आसान है, HCN को सीधी बात है हम कहेंगे इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, कार्बन यहाँ पे है ना, यहाँ पे CN लगा देना है और यहाँ पे H लगा देना है, प्रोडक्ट बना देना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे कहता है कि एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का जो है ना हम बाद में ट्रिक बताएंगे, लेकिन पहले कंसेप्ट जान लेते हैं। देखिए डायरेक्ट हमें आते हैं रिएक्शन से ही समझते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप है, यहां पे NaHSO3। देखो NaHSO3 में क्या होता है कि आप कहोगे Na प्लस HSO3 माइनस में टूटेगा, हम कहेंगे बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, Na प्लस और HCO3 माइनस में टूटेगा, यानी कि ये जो है ना यहां पे चले जाएगा, ये Na प्लस यहां पे चले जाएगा, बिल्कुल गया भी है। देखो CSO3H और हम बात कर लेते हैं यहां पे ONA बन गया। अब जो है ना प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है, ये H यहां आ जाता है और ये सोडियम ऊपर चले जाता है और बाइसल्फेट एडिशन कंपाउंड क्रिस्टल बना देता है। और यहां जो रिएक्शन हुआ ना प्रोटॉन का ट्रांसफर, यानी कि एसिडिक हाइड्रोजन जो है ना ये चाहेगा कि हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन के पास एसिड बेस रिएक्शन कर लेता है, लेकिन हम अब आपको ट्रिक बता देते हैं क्योंकि इसमें कंफ्यूजन ये होगा ना, आप कहोगे कि इसमें ट्रिक की क्या जरूरत है, क्योंकि आप हमेशा Na प्लस HSO3 माइनस से तोड़ोगे और ये प्रोडक्ट बना दोगे और आंसर कह दोगे जो कि गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, जो कि गलत हो जाएगा। तो इसीलिए अब ट्रिक से जान लेते हैं। अब जब भी NaHSO3 आएगा ना तो तोड़ना आपको ऐसे है H प्लस और NaSO3 माइनस,
ऐसे तोड़ना है, अब प्लस को माइनस, माइनस को प्लस पे जोड़ना है और आंसर लेकर के 4 नंबर लेना है, आगे बढ़ जाना। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि एडिशन ऑफ गिनगार्ड एजेंट। अब कार्बोनाइल कंपाउंड पे गिनगार्ड एजेंट का एडिशन जो है ना हम पहले भी देखे हुए हैं, तो वो जाकर के देख लेना, वहां पे हम पढ़ाए हुए हैं सब कुछ। एल्कोहल, एडिशन ऑफ एल्कोहल की बात कर लेते हैं। एल्कोहल का एडिशन करना है, तो यहां पर तो हम कुछ बताएंगे भी, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट से। यहां पे जैसे देखो RCHO है, इसको यदि हम बात कर लेते हैं एल्कोहल का एडिशन करेंगे ना, तो यानी कि एल्कोहल का एडिशन का मतलब OR माइनस का एडिशन यहां करना है, और जो वहां पे O बच जाएगा O पे H चले जाएगा, इसे हम कह देते हैं हेमी एसिटल। फिर से एल्कोहल का एडिशन करवाएंगे तो फिर ये OH भी हट जाएगा, तो यानी कि OR हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे एसिटल। तो यानी कि और OH हट करके ये वाटर बना लेता है। आप कहोगे कि इसे हेमी एसिटल और एसिटल, तो ध्यान रखना है कि कैसे ध्यान रखना है कि देखो इसको याद करने का तरीका की यदि बात कर लेते, तो इसका ट्रिक की यदि बात कर लेते, तो यहां पे देखो RCH डबल बॉन्ड O किससे रिएक्शन करवा रहे हैं? ROH के साथ, OH R डैश के साथ, OH R डैश के साथ। बिल्कुल सही बात है। हम कहेंगे कि यहां से आपको क्या करना है, यहां से आपको ट्रिक में ध्यान रखना है कि H2O निकाल देना है। जब H2O निकालेंगे तो OR एक बॉन्ड पे चले जाएगा, ये OR ये दूसरा बॉन्ड पे चले जाएगा। देखो आंसर मिल गया, देखो सेम आंसर है। तो यही चीजें है कि सेम आंसर बन गया है कि एल्डिहाइड को यहां पे RCHO को RO के साथ जो है ना इस तरीका से ट्रिक लगा देना है। एक बार यदि लगाएंगे तो उसे हम हेमी मिस होता है, आधा आधा एसिटल कहेंगे, यदि दोनों बार लगा दिए तो एसिटल कह देंगे। इसी तरह से कीटोन में भी होगा, कीटोन में क्या हो जाएगा? H की जगह R हो जाएगा, इस H की जगह RCR डबल बॉन्ड O हो जाएगा। फिर यहां भी HOR के साथ, HOR के साथ यहां से वाटर निकालना है जो लगाना है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? हेमी कीटल कह देंगे, हेमी कीटल कह देंगे, और इसको कीटल कहेंगे यदि यहां पे कीटोन होगा। तो यदि एल्डिहाइड हो तो एसिटल कह देंगे, ए अल 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 होता है ना एल्डिहाइड के लिए, और यदि कीटोन होगा तो कीटल कह देंगे। ठीक है, अब जो है ना कीटोन को एक और रिएक्शन करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये बोले थे अल्कोहल फिनोल इथल में, ध्यान रखना। इथाइलिन ग्लाइकॉल तो कुछ नहीं करना, इसको पलटाओ और ये देखो, ये देखो, तो देखो 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 वाटर इस तरीका से निकालना और इसे बॉन्ड बना देना है, इथाइलिन ग्लाइकॉल कीटल। देख रहे हो कितना आसान है, बहुत आसान लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे एडिशन ऑफ अमोनियम एंड डेरिवेटिव। अमोनिया और डेरिवेटिव का, अमोनिया और डेरिवेटिव का यदि हम बात कर लेते हैं, यानी कि NH3 का या NH2, और इस H, ये जो NH3 है, इस H को बदलते जाएंगे, उसका डेरिवेटिव बनते जाएगा। ठीक है, तो उसी को देखते हैं। चलिए अब डायरेक्ट देखेंगे। यहां पे देखो, यहां पे क्या है? ये है कार्बोनाइल ग्रुप और यहां पे है अमोनिया का डेरिवेटिव, यानी कि यदि यहां पे H लगा देते Z की जगह तो अमोनिया बन जाता। आपको करना क्या है? हर एक बार अमोनिया के डेरिवेटिव का एडिशन में वाटर निकाल देना है, पानी निकाल देना है। आपको हमेशा पानी निकालना है। ठीक है, हमेशा पानी निकाल देना है। देखो यहां से पानी निकाले और बचा क्या? C डबल बॉन्ड NZ, C डबल बॉन्ड NZ। देख रहे हो, C डबल बॉन्ड NZ बन गया और पानी यहां से निकल गया। ये तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। इंटरमीडिएट यदि रिएक्शन की बात करते हैं तो वही बात है, एक हाइड्रोजन जो है ना ऑक्सीजन के पास जाएगा और जो बचा हुआ है NH यहां पे आ जाएगा, यानी कि उसको तोड़ना है H प्लस और माइनस में, प्लस और माइनस में। अब डायरेक्ट हम आते हैं जो इस टेबल पे, इस टेबल को थोड़ा सा ध्यान रखना है, यदि पूछेगा तो यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। अब देखो इस टेबल पे, इस टेबल में जो है ना ये अमोनिया का Z है, वो Z जो है जैसे, यानी कि NH3 था, अमोनिया को NH3 कहते थे, तो NH2 लिखेंगे और ये H लिखेंगे। H की जगह क्या है? ये Z की यदि बात कर लेते तो NH2Z, ये Z की जगह बोल रहा है H। अब यानी कि NH2Z है, और अभी अभी बताए थे कि ये नाइट्रोजन का दोनों जो है हाइड्रोजन निकल जाएगा यहां से। अभी बताए थे ना यहां पे कि दोनों नाइट्रोजन का हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये दोनों निकल जाएगा वाटर के साथ। तो अब जो भी बचेगा नाइट्रोजन ही बचेगा, और जो उसके बाद रहेगा, यदि Z की जगह हाइड्रोजन है तो NH बच जाएगा, और जिसे हम इमीन कह देते हैं। और यदि नाइट्रोजन Z की जगह H होगा तो इसका अमोनिया कह देते हैं, NH3। यदि Z की जगह R होगा तो उसे एमीन कह देते हैं, यानी कि RNH2। अब ये दोनों हाइड्रोजन हट जाएगा तो N और R जुटेगा, तो देखो NR जुट गया डबल बॉन्ड के साथ, उसे हम स्टीफ बेस रिएक्शन कहते हैं, सब्स्टिट्यूटेड इमीन बन जाता है।
यदि R की जगह OH आएगा, हाइड्रोक्साइल एमीन यानी कि NH2OH ये वाला आएगा, तो H2 तो निकल जाएगा, NOH बन जाएगा, देखो NOH बन जाएगा, जिसे हम ऑक्जाइम कह देते हैं, प्रोडक्ट नेम ऑक्जाइम हो गया इसका प्रोडक्ट नेम। यदि Z की जगह NH2 यानी कि NH2 का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, NH2 दो बार NH2, ये तो हाइड्रोजन चले जाएगा पानी के साथ, डबल बॉन्ड के साथ जब दो NH2 आता है ना तो उसे हम हाइड्राजीन कह देते हैं, उस रिएजेंट नेम क्या होता है, हाइड्राजीन कहते हैं। NH2 को हाइड्राजीन कह देते हैं, और इंपॉर्टेंट भी है ये NH2 वाला। उसके बाद जो है ना हाइड्राजीन है तो NH2 आ जाएगा, जिसे हम प्रोडक्ट नेम क्या हो जाएगा, हाइड्राजोन, जीन का जोन। यदि NH यहां पे बेंजीन टाइप का आ जाएगा, जिसे हम फिनाइल हाइड्राजीन कह देते हैं। कैसे हुआ फिनाइल हाइड्राजीन, यानी कि NH2 यानी कि यहां पे NH2 लगा दो, ये हाइड्रोजन तो चले जाएगा, जिसे हम कहेंगे फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, और फिनाइल हाइड्राजीन की यदि बात कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा, फिनाइल हाइड्राजोन बन जाएगा ये वाला। इसी तरीका से चलते रहता है। अब यहां पे 2,4-DN है, 2,4-DNP की यदि बात कर लेते हैं फिर वही बात, NH2 इस पे रहेगा, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, हाइड्राजीन है तो हाइड्राजोन हो जाएगा। ये लास्ट वाला थोड़ा सा ध्यान रखना है कि NH2CO NH2 यानी कि NH2 तो यहां रहेगा ही, वाटर निकलेगा, क्या बनेगा, NNHCO NH2, सेमी कार्बाजाइन। सेमी कार्बाजाइड की यदि बात कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं सेमी कार्बाजाइड, और सेमी कार्बाजाइड जो है ना क्या बना देता है, सेमी कार्बाजोन। तो बहुत आसान है, इसको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे रिडक्शन की। रिडक्शन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का रिडक्शन की बात कर लेते हैं। अच्छा, रिडक्शन टू एल्कोहल यानी कि हम बात कर लेते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को जो है ना एल्कोहल बनाना है। तो अब पहले जो है ना एल्कोहल से हम प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन बनाए थे, याद है। अब जो है ना हम बात कर लेते हैं एल्कोहल बनाएंगे तो रिड्यूस करेंगे, तो क्या रिडक्शन के लिए क्या आता है, तो LiAlH4 आता है, NaBH4 आता है, जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो उस रिड्यूसिंग एजेंट को देखेंगे एल्डिहाइड कीटोन का, जो कि हम देखे हुए थे कि एल्डिहाइड और कीटोन को जो है ना हम C डबल बॉन्ड O को जब हम LiAlH4 देते हैं तो एल्कोहल बना देता है। तो वो चीज हम देखे हुए भी थे एल्कोहल फिनॉल ईथर में, तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है और हम पढ़ाए हुए हैं, जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन रिडक्शन जो है ना एल्डिहाइड कीटोन से हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन बनाएंगे। हाइड्रोकार्बन कैसे बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं। बहुत अच्छा रिएक्शन है, बहुत अच्छा और बहुत बार पूछा हुआ है। चलिए देखते हैं। यहां पे देखिए कार्बोनाइल कंपाउंड, एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है। जब इसको ZnHg इन प्रेजेंस ऑफ HCl, क्या देते हैं, ZnHg इन प्रेजेंस ऑफ HCl, जब इसको देते हैं तो ये क्या करता है, ये डबल बॉन्ड को हटा देता है और हम बात कर लेते हैं एल्काइल वाला ग्रुप दे देता है, यानी कि CH2 दे देता है, यानी कि एल्डिहाइड कीटोन CH2 बना रहा है। वही तो हाइड्रोकार्बन का ही पढ़ रहे हैं कि रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। जिंक अमलगम ZnHg और कॉन्सेंट्रेशन HCl, वो क्या करता है, CH2 ग्रुप में रिड्यूस करता है, उसे हम कह देते हैं किल्मिंसन रिडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाम रिएक्शन की, किल्मिंसन रिडक्शन किसे कहते हैं, उसमें रिएजेंट कौन सा होता है, तो ZnHg HCl होता है। ZnHg HCl क्या करता है कि एल्डिहाइड कीटोन को CH2 में कन्वर्ट कर देता है, डबल बॉन्ड को खत्म कर देता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ZnHg HCl जो है ना CH2 में कन्वर्ट करता है। अब हम कहेंगे कि NH2 जो है ना, NH2 अभी तो देखे थे हाइड्रोजन, तो NH2 क्या करता है कि यानी कि तो ये क्या करेगा, दोनों वाटर H2 निकालेगा, यहां से ऑक्सीजन निकालेगा, ये प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, और उसके साथ जब KOH इथाइलिन ग्लाइकोल दे देते हैं, KOH इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ हीट करते हैं ना, तो वो CH2 वाला प्रोडक्ट दे देता है। अब डायरेक्ट लिखा आएगा कि हाइड्रोजन फॉलो करता है बाय हीटिंग विद सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट। तो वो क्या करता है, जैसे हम बात करते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल की हाईली बॉइलिंग सॉल्वेंट का मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल, तो वो क्या करता है CH2 बना देता है, तो उसे हम कह देते हैं होल्फ-किस्नर रिडक्शन, उसे कहते हैं होल्फ-किस्नर रिडक्शन। अब आपको याद करवा देते हैं दोनों को कैसे ध्यान रखना है। इसमें ध्यान ये रखना है कि ZnHg HCl आ जाए तो उसे हम कहेंगे किल्मिंसन रिडक्शन, और यदि वहां पे लिखा हो कि NH2 आ रहा है इन प्रेजेंस ऑफ KOH के साथ या NaOH के साथ, ठीक है, हिट कर रहा है, तो NH2 आ जाना तो समझ जाइएगा हुल्फ-किस्नर रिडक्शन है। तो हुल्फ-किस्नर NH2 और किल्मिंसन रिडक्शन ZnHg HCl, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को ध्यान रखना है कि दोनों क्या बनाता है, दोनों का लेकिन प्रोडक्ट सेम बनता है। हाँ, एक चीज और पूछ सकता है कि बताओ दोनों का रिएजेंट अलग होता है लेकिन प्रोडक्ट सेम बनाता है, वो कौन सब है, किल्मिंसन रिडक्शन और होल्फ-किस्नर रिडक्शन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ऑक्सीडेशन,
अब ऑक्सीडेशन की यदि बात करते हैं, एल्डिहाइड डिफर फ्रॉम कीटोन, बिल्कुल सही बात है। जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाएंगे यानी कि उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ओ का मतलब ये जो लिखा हुआ है ये है ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। इसमें ऑक्सीडेशन जो है ना कौन सा रिएजेंट है ये देख लेते हैं। तो इसमें रिएजेंट है जैसे नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ना हम बात करते हैं डायरेक्ट एसिड बना देता है, एल्डिहाइड को एसिड बना देता है, एल्डिहाइड को एसिड बना देता है। अब कीटोन जो है ना जनरली ऑक्सीडाइज जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है यार कीटोन का ऑक्सीडेशन करना। कीटोन जब भी ऑक्सीडेशन करेगा ना तो बॉन्ड को ब्रेक करेगा, यानी कि कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, वो भी एलिवेटेड टेम्परेचर पे। जैसे हम बात करते हैं अल्कोहल फिनोल ईथर में हम पढ़े थे, याद आ रहा है कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल। तो प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल तो हम बात करते हैं एल्डिहाइड कीटोन दे दिया था, टर्सरी अल्कोहल जो है ना एलिमिनेशन कर गया था, याद आया। तो उसी तरह से या तो वहां पे हम बात करते हैं बॉन्ड को तोड़ा था, तो उसी तरह से कह रहा है कि कीटोन जो है ना वो जनरली ऑक्सीडाइज्ड बिगरस कंडीशन में होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग के साथ साथ एलिवेटेड टेम्परेचर लेंगे तो फिर भी वो क्या करेगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ेगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ेगा और मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा लेजर नंबर ऑफ कार्बन का। जैसे जैसे देखो 3 कार्बन मान लेते हैं, ये आर दोनों को एल्काइल ग्रुप को हटा देते हैं, ये दोनों क्योंकि ये बीच में जो है ना CO के बगल वाले कार्बन को ही देखना है, इसीलिए 1 2 3। ठीक है, अब देखो जो एनसीईआरटी बोला हुआ है कि उसी के अकॉर्डिंग हम नोमेनक्लेचर कर दिए। या तो हम इसको तोड़ सकते हैं या तो हम इसको तोड़ सकते हैं। यदि हम C1 C2 को तोड़ें तो रिएक्शन क्या बनेगा, RCOOH, और ये बनेगा, ये बन जाएगा R-CH2COH। तो देखो RCHO और R-CH2COH, C1 C2 बॉन्ड। अब दूसरा क्या करता है, दूसरा जब C2 C3 बॉन्ड को तोड़ेंगे, C2 C3 बॉन्ड को तोड़ेंगे तो RCH2COOH बन जाएगा और यहां पे बन जाएगा R-CHCOOH। तो ये बन जाएगा। तो ये दोनों प्रोडक्ट आराम से, सीधी बात है कि दोनों साइड को अब देखो ध्यान रखना है कि सीधी बात है, किसी एक को तोड़ना है, एक तरफ OH लगाना है, यानी कि इधर भी OH लगा देना और यहां पे भी हम बात कर रहे थे एसिड बना, दोनों साइड एसिड बनाता है, COOH बना देना है, ये वाला प्रोडक्ट बना देना। ठीक है, तो यही ध्यान रखना है, जिसको भी तोड़ो दोनों तरफ से टूट सकता है। ठीक है, तो यहां पे कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो, अब होता क्या है कि कीटोन और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन तो देख लिए, लेकिन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ना कुछ होता है जो कि एल्डिहाइड और कीटोन को अलग अलग करता है। जैसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं टोलेंस टेस्ट। टोलेंस टेस्ट की यदि बात कर लेते हैं ना तो देखो टोलेंस टेस्ट में जो है ना हम यूज करते हैं अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। और ये ध्यान रखना है कि टोलेंस रिएजेंट इसी को कहते हैं कि अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को ही हम टोलेंस रिएजेंट कहते हैं। जब एल्डिहाइड में टोलेंस रिएजेंट डालते हैं ना मेरे दोस्त, तो वो क्या करता है, कार्बोक्सिलेट एनायन बना देता है, यानी कि आयन वाला प्रोडक्ट बनाता है और साथ में जो है ना Ag देता है, साथ में सिल्वर मेटल का फॉर्मेशन होता है और वाटर NH3 तो बन ही रहा है, सिल्वर मेटल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ध्यान रखना है। और ये कैसा होता है, तो ब्राइट सिल्वर मिरर होता है। एल्डिहाइड फ्रेशली प्रिपेयर करता है सिल्वर अमोनिया, यहां पे लिखा हुआ है फॉर्मेशन सिल्वर मेटल का फॉर्मेशन करता है। एल्डिहाइड जो है ना ऑक्सीडाइज टू कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, एल्कलाइन मीडियम में OH है ना, तो एल्कलाइन मीडियम में, तो ये ध्यान रखना है। अब फेलिंग सॉल्यूशन की यदि बात कर लेते हैं, यहां पे फेलिंग सॉल्यूशन की, तो देखो 2 सॉल्यूशन होता है इसमें, फेलिंग सॉल्यूशन A, फेलिंग सॉल्यूशन B, 2 सॉल्यूशन होता है। अब हम कहेंगे कि सॉल्यूशन A में होता है एक्वस कॉपर सल्फेट और सॉल्यूशन B में होता है एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टर्ट्रेट, जिसे हम रोचले सॉल्ट कहते हैं। तो रोचले सॉल्ट क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टर्ट्रेट जो है ना, जिसे हम रोचेल सॉल्ट कहते हैं। ओके, दोनों को अब क्या किए हैं, इक्वली मिक्स कर दिए हैं, दोनों को इक्वली मिक्स कर देते हैं, मिक्स कर दिए। ठीक है, तो मेरे दोस्त अब क्या होता है, एल्डिहाइड जो है ना, देखो यहां पे क्या कर रहा है कि एल्डिहाइड जो है ना वो फेलिंग रिएजेंट के साथ जो है ना रेडिश ब्राउन पीपीटी दे देता है। एल्डिहाइड क्या करता है, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रेडिश ब्राउन पीपीटी दे देता है, यानी कि एल्डिहाइड आर ऑक्सीडाइज्ड टू कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयन। लेकिन बहुत अच्छा बात है कि यह ध्यान रखना है कि फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट जो है ना एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देता है। यहां पे देखो एल्डिहाइड को कॉपर के साथ एल्कलाइन मीडियम में जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो एनायन देगा, Cu2O देगा, जो कि रेड ब्राउन पीपीटी होता है, यहां पे लिखा हुआ है रेडिश ब्राउन पीपीटी देता है। ठीक है, तो ये हुआ टोलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट का। अब तीसरा आता है ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन के द्वारा जो है ना मिथाइल कीटोन का ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो चलो देखते हैं। हम डायरेक्ट हम कहेंगे कि पहले एग्जांपल में ही देख लेते हैं कि RCOCH3। ठीक है, मिथाइल कीटोन हो गया, यहां पे मिथाइल आ गया।
NaOH के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो मेरे दोस्त ONa आकर के यहां पे जुड़ जाएगा और ये CH3 को निकाल देगा। ये CH3 को निकाल दो और इसके साथ X जोड़ देना है CHX3। ठीक है, X क्या हो सकता है? ClBrI हो सकता है। ठीक है, क्या सब बोले कि जब भी हम बात कर लेते हैं C डबल बॉन्ड O के बगल में जो कार्बन होगा उसको निकाल देना है, ONa लगा देना है और जिसको निकालेंगे उसके साथ X लगा देना है। जैसे यहां पे देखो, यहां पे C डबल बॉन्ड O के बगल में CH3 है, इसको निकालो, ONa लगा दिया। अब इसको निकालेंगे जैसे CH Cl3 क्योंकि यहां पे Cl आ गया तो CH3 बना देंगे। तो वही चीजें यहां पे लिखा हुआ है। तो चलिए अब देख लेते हैं। कह रहा है कि एल्डिहाइड कीटोन जो है ना, एल्डिहाइड कीटोन में कम से कम एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए एटलीस्ट। यहां पे अच्छा एक चीज और, हम जब भी हेलोफॉर्म रिएक्शन के द्वारा जो है ना मिथाइल कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कम से कम एक CH3 तो होना चाहिए ना दोस्त। यहां पे देखो ना, सब जगह CH3 का जरूरत है ना, यहां पे CH3 तो एक कम से कम CH3 होना चाहिए। तो वही चीज लिखा हुआ है कि एल्डिहाइड कीटोन हैविंग एटलीस्ट वन मिथाइल ग्रुप लिंक्ड होना चाहिए कार्बन एटम से, डायरेक्ट कार्बोनाइल कार्बन एटम से, यानी कि इससे डायरेक्ट लिंक्ड होना चाहिए। ठीक है, मिथाइल कीटोन। उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीडाइज टू सोडियम हाइपोलाइट है। उसके बाद जो है ना वो ये सोडियम हाइपोलाइट जो है ना ऑक्सीडाइज हो गया। ओके, अच्छा एक चीज और, जो रिएक्शन में था यहां पे कि दो कार्बन था तो यहां पे एक ही कार्बन हो गया, यानी कि कार्बन का संख्या कम हो रहा है। तो वही चीजें यहां पे लिखा हुआ है कि वन कार्बन एटम लेस कार्बोनाइल कंपाउंड में। एंड हेलोफॉर्म की यदि बात कर लेते हैं तो ऑक्सीडेशन डू नॉट अफेक्ट द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अच्छा एक चीज और, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है कि यहां पे कि ऑक्सीडेशन के दौरान जो है ना, जैसे यहां पे देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जहां भी डबल बॉन्ड है उसको अफेक्ट नहीं करना है, हमेशा CH3 को हटाना है। जहां भी डबल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड को कुछ नहीं हुआ है। तो ध्यान रखना है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन में मिथाइल कीटोन का ऑक्सीडेशन करने पर डबल बॉन्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह से हम बात कर लेते हैं जैसे क्लोरीन का किए, वैसे ही आइडोफॉर्म रिएक्शन भी कर सकते हैं विथ सोडियम हाइपोलाइट, डिटेक्शन करते हैं CH3CO ग्रुप को। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है? अरे मेरे दोस्त, अल्फा हाइड्रोजन उसको कहेंगे ना C डबल बॉन्ड O के बगल वाले कार्बन को, अभी तो देखे थे अल्फा कहते हैं, उसके बगल वाले कार्बन को बीटा कह देते हैं। तो अल्फा, और जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होगा उसे अल्फा हाइड्रोजन कह देंगे। यही तो था। तो वही चीजें कहता है कि रिएक्शन सबसे पहले देखेंगे एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन का एसिडिटी। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले जो है ना वो वही बात है कि C डबल बॉन्ड O के बगल में कार्बन, उसके साथ हाइड्रोजन है, तो इसको जो है ना बेस पकड़ के लेके चले जाएगा, माइनस चार्ज आएगा, फिर रेजोनेंस करेगा। तो ये सब दिखाया हुआ है। सबसे मेन मुद्दा पे आते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन में करता क्या है कि देखो बहुत अच्छा है, और इसका जो है ना एक ऐसा ट्रिक बताएंगे, कभी एल्डोल कंडेंसेशन गलत नहीं होगा। तो चलो देखते हैं इथेनॉल, डायरेक्ट देखते हैं। इथेनॉल, दो मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल है। हमेशा एल्डोल कंडेंसेशन में ध्यान रखना है कि दो मॉलिक्यूल ही होगा प्रोडक्ट। यदि मिक्स एल्डोल कंडेंसेशन है तो दो अलग अलग प्रोडक्ट होगा, लेकिन होगा दो। ठीक है, ये तो सिंपल है। तो CH3CHO दो मॉलिक्यूल है, इसको NaOH के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं ना तो याद रखिएगा कि बीटा हाइड्रोक्सी, क्या बीटा हाइड्रोक्सी, यानी कि बीटा पोजीशन पे OH आ जाता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाता है, और जब उसको हीट करेंगे पानी निकल जाता है। इसको कह देते हैं बीटा हाइड्रोक्सी। जब बनता है तो इसे एल्डोल कह देते हैं। आप कहोगे ये किताबी भाषा बता रहे हो, आप अपना भाषा बताओ, अभी बता रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जब बीटा हाइड्रोक्सी बनेगा ना तो उसे एल्डोल कह देते हैं। देखो कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है यार, पानी निकालना। जब उससे हम पानी निकाल देंगे गर्म करके पानी निकाल देंगे तो कंडेंस हो जाएगा, तो उसे हम कह देंगे एल्डोल कंडेंसेशन। अब इसको कैसे हम बात कर लेते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी ये बना कैसे प्रोडक्ट। तो अब इसको यदि जानना है तो यहां पे आते हैं, बात करते हैं। अब देखो यहां पे क्या लिखना है, CH3CHO, दो मॉलिक्यूल है, दो बार लिख देना है CH3CHO। ठीक है, अब देखो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में हम एक चीज पढ़ रहे हैं कि अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या ये कार्बन अल्फा कार्बन है? ये भी है, लेकिन किसी एक को लेना है। ये अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन को यहां से निकाल करके यहां पे माइनस चार्ज आ जाता है जब बेस लेके चले जाएगा तो, और इसको क्या करना है, इस कार्बन के साथ अटैच कर देना है। इसको इस कार्बन के साथ अटैच करोगे तो यानी कि C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन के साथ अटैच करना, यानी कि sp2 वाले के साथ। अब देखो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा CHO CH2, ये तो दो को था, अब ये कहां पे अटैक हो गया C। ठीक है, और यहां से जो एक हाइड्रोजन निकला था वो इस ऑक्सीजन पे लगा देना है। ठीक है, तो यदि कि C यानी कि OH लग गया और बचा क्या, CH3। देख रहे हो? तो अब देखो यहां पे क्या हो रहा है बताना, ये अल्फा कार्बन, C डबल बॉन्ड O के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा के पास OH ग्रुप, बीटा हाइड्रोक्सी बन गया।
तो यही चीज था ट्रिक कि हमेशा इसको ध्यान रखना है। और अब कहोगे कि नहीं हम ये भी नहीं करना चाहते, हमको डायरेक्ट बताओ कोई ट्रिक कि जैसे डायरेक्ट आंसर निकाल दें। तो डायरेक्ट अब सुन लो, डायरेक्ट पूछेगा आपसे एल्डोल कंडेंसेशन बताओ इथेनॉल में, ये जो है ना प्रोडक्ट एल्डोल कंडेंसेशन बना रहे हैं, बताओ प्रोडक्ट क्या होगा। तो आप हमेशा देख लेना रेजोनेंस कर रहा है या नहीं। देखो तो ये CHO है तो यहां पे डबल बॉन्ड है तो ये यहां आएगा, तो यहां पे C डबल बॉन्ड O था तो ये यहां चले जाएगा, यानी कि रेजोनेंस कर रहा है। जो करेगा वही एल्डोल कंडेंसेशन होगा, जो रेजोनेंस करेगा वही एल्डोल कंडेंसेशन होगा। और यदि एल्डोल पूछेगा तो बीटा पोजीशन पे देख लेना OH है, क्योंकि इस OH को हटाएंगे तो यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। नहीं तो हम बताते हैं, आप डबल बॉन्ड वाला प्रोडक्ट बना देगा, डबल बॉन्ड को हटा करके उसके बगल वाले कार्बन को OH डाल देना, देख लेना एल्डोल बन रहा है तो समझ जाना सही है। प्रोडक्ट बनाने का कोई जरूरत नहीं है, रेजोनेंस देखना है बस। अब देखो यहां पे, जैसे यहां पे प्रोपेनॉन है, एल्डिहाइड और कीटोन है, एल्डिहाइड और कीटोन, यहां पे कीटोन है, 2 मॉलिक्यूल है। वही बात है, ये कार्बन के बगल वाले कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन जो है ना दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ CO पे जाएगा तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी वाला। बना के देखना, यही प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ये कार्बन जो है ना बाहर निकल जाएगा तो एक कार्बन देखो यहां पे बाहर निकल जाएगा। अब मैं तो कहता हूं ना कि सीधी बात है कि 1 2 3 कार्बन है तो 6 कार्बन टोटल आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन टोटल आएगा, 2 गुना आएगा। और OH जो है ना कहां पे लग जाएगा, ये CO है तो ये अल्फा है तो ये बीटा है, बीटा पे OH लग जाएगा। ओके, अब हम कहेंगे डायरेक्ट। आप देखो तो डायरेक्ट देखो तो यहां पे रेजोनेंस कर रहा है क्या, CO को CO कर देंगे तो यहां पे ये ऐसे रेजोनेंस कर रहा है। जब रेजोनेंस करेगा तो वो एल्डोल कंडेंसेशन होगा, ठीक है, डाइल्यूट एल्कली के साथ। तो ध्यान रखना है कि हमेशा जो है ना अल्फा बीटा सैचुरेटेड होता है, ये अल्फा बीटा सैचुरेशन होता है तो उसे हम एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब ही होता है पानी निकालना। पानी कब निकलेगा, जब गर्म करेंगे, किसी चीज को गर्म करेंगे। और तो आप लोग तो उस्ताद हैं इस मामले में। अब एक चीज आता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, एक आता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस का मतलब क्या होता है, 2 प्रकार का, यानी कि 2 प्रकार का एल्डिहाइड ले रहे हैं या कीटोन ले रहे हैं, 2 प्रकार के। जैसे देखो यहां पे CH3 है, यहां पे C2H5 वाला है, 2 प्रकार का एल्डोल कंडेंसेशन ले रहे हैं। इसको हम बात कर लेते हैं, एल्कली देते हैं, NaOH देते हैं, हीट देते हैं, तो ये क्या बना देगा, प्रोडक्ट बनाएगा। अब क्रॉस एल्डोल है तो मेरे दोस्त देखो ये क्या करेगा, ये या तो सेल्फ करेगा, ये भी सेल्फ कर सकता है एक बार। अब देखना, एक बार ये अल्फा हाइड्रोजन बनेगा तो ये वाला यहां आएगा इस कार्बन पे, ठीक है। एक तो ये सेल्फ करेगा, ये सेल्फ करेगा, 2 प्रोडक्ट ये बन गया। एक बार ये जब आ रहा था तो तीसरा प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी तो यहां जा सकता है, ये चौथा प्रोडक्ट, यानी कि 4 प्रोडक्ट बनाएगा। सेल्फ कब बनेगा, जब सेल्फ से करेगा तो उसे हम सिंपल एल्डोल का देते हैं, जब ये इसको और ये इसको करेगा तो क्रॉस एल्डोल का देंगे। तो चलो देख लो। तो अब देखो NaOH के साथ ये यदि खुद से करेगा तो देखो रेजोनेंस कर रहा है, देखना समझ जाना हाँ होगा। ये देखना ये खुद से कर रहा है, ये प्रोडक्ट बन रहा है, देखना कार्बन 6 कार्बन है, और देखना रेजोनेंस कर रहा है, हाँ रेजोनेंस कर रहा है, बिल्कुल एल्डोल होगा। लेकिन ये सिंपल है क्योंकि सेल्फ कर रहा है, सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट हो जाएगा। जब ये इसके साथ और ये इसके साथ करेगा ना तो फिर क्रॉस हो जाएगा। जब ये इसके साथ करेगा तो देखो एक प्रोडक्ट ये बनेगा, एक प्रोडक्ट ये बनेगा, तो इसे हम क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट कह देते हैं। कीटोन को भी हम यूज कर सकते हैं कंपोनेंट एज ए क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। हम जैसे हम बात कर लेते हैं, यहां पे देखो एल्डिहाइड है, यहां पे कीटोन है, क्या होगा, ये क्या करेगा बताओ। यहां पे देखो अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, इसको यहां पे क्लिक करो, सीधी बात है, देखो रेजोनेंस कर रहा है, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं अदर रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले रिएक्शन आता है केनिजारो रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट केनिजारो। अब यहां पे क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन, अभी एल्डोल कंडेंसेशन में क्या देखे, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। केनिजारो कहता है अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, नो अल्फा हाइड्रोजन, एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो वही केनिजारो करेगा। यानी कि एल्डिहाइड डू नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड के पास हम बात करते हैं अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये करेगा कैसे, खुद से करेगा। एक बार खुद से ऑक्सीडेशन करेगा, एक बार खुद से रिडक्शन करेगा, जिसे हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी कि ये दूसरे पे डिपेंड नहीं होता है, ये खुद कहता है कि एक बार हम अमीर होंगे, एक बार गरीब होंगे। ये खुद कहता है कि हमको जो है ना दोनों मजा ले रहे हैं, अमीरी का भी और गरीबी का भी। तो केनिजारो में जो है ना अल्फा हाइड्रोजन यानी कि C डबल बॉन्ड O के बाद में कार्बन ही नहीं है, डायरेक्ट हाइड्रोजन है। कार्बन रहना चाहिए ना, और कार्बन है तो उस पर हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये फॉर्मल एल्डिहाइड है, फॉर्मल एल्डिहाइड खुद से ऑक्सीडाइज करेगा, खुद से रिड्यूस करेगा। यदि मान लेते हैं कि ये यदि ऑक्सीडेशन करता है तो क्या बना देगा, एसिड बना देगा, और यदि रिड्यूस करता है तो रिडक्शन करता है तो क्या बना देगा, एल्डिहाइड OH बना देगा, एल्कोहल बना देगा। याद है, दोनों चीजें आपको पढ़ाए हुए हैं। तो अब डायरेक्ट बना दीजिए, एक
एल्कोहल बना दीजिए, एक एसिड बना दीजिए। और हम बात कर लेते हैं, ये देखो एक एल्कोहल बन गया, एक पोटेशियम फॉर्मेट बन गया, यानी कि सॉल्ट बन गया, कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट बन गया। अब जैसे दूसरा एग्जांपल देखना, CHO, इसके बगल में कार्बन है, ओहो कार्बन है, ये किनारो नहीं करेगा तब तो, अरे करेगा, देखो ना ये कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन है क्या, नहीं, ये देखो ना अल्फा हाइड्रोजन है। यदि अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, तो यही किनारो करेगा, एक बार एल्कोहल बनाएगा, एक बार कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाएगा, सोडियम बेंजोएट बना लेगा। ठीक है, तो ये दोनों केनिजारो रिएक्शन करता है, तो ध्यान रखना है केनिजारो रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यदि हम बात कर लेते हैं तो बेंजल एल्डिहाइड को जब हम HNO3 या H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो अब ये चीजें हम कई बार बताए हुए हैं कि HNO3 क्या होता है, NO2+ के साथ रिएक्शन करता है, और ये क्या लगाता है, CHO -M-I लगाता है। -M-I लगाने का मतलब यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, और मेटा पोजीशन पे माइनस चार्ज आएगा। और NO2+ हम जानते हैं इलेक्ट्रोफाइल बना लिया, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ करेगा, माइनस चार्ज पे अटैक करेगा, तो यानी कि सीधी बात है मेटा नाइट्रोबेंजीन मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट बना लेता है। HNO3 या H2SO4 हीट करेंगे 273 से 283 केल्विन पे। अब हम बात करेंगे यूज ऑफ है एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन की यदि बात करते हैं, देखो इसमें जो है ना, जो भी आपको लगे, क्योंकि इसमें पॉलीमर वाला ज्यादा बात लिखा हुआ है तो इसमें देख लेना है। बस एक चीज देखते हैं कि फॉर्मल एल्डिहाइड इज वेल नोन एज फॉर्मेलिन। आपको ये इंपॉर्टेंट है, हम कहेंगे नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जब मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो फॉर्मेलिन को जो है ना, जो डेड बॉडी होता है ना, उसको फॉर्मेलिन में रखा ही जाता है। तो आप लोग जाओगे तो वहां पे फॉर्मेलिन में रखा जाता है। जैसे ही डेड बॉडी में से कोई पार्ट निकालोगे तो वो फॉर्मेलिन जो है ना आंख से आंसू ला देता है। तो इसीलिए बता दिया, क्योंकि मेडिकल कॉलेज जाओगे तो याद आएगा मेरा। ठीक है, तो फॉर्मेलिन जो है ना 40% सॉल्यूशन जो है ना वो प्रिजर्व करता है बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। ठीक है, बेकेलाइट में आता है, फिनॉल ज्यादा होता है, और फिनॉल ज्यादा होता है, फॉर्मल्डिहाइड कम होता है तो उसे नेवोलेक बना लेता है। यदि फिनॉल कम फॉर्मल्डिहाइड ज्यादा तो बेकेलाइट बनाता है। ये सब चीजें बता दिए हैं, जाकर के पॉलीमर देख लीजिएगा, 30 मिनट में पढ़ा दिए हैं। अब देखो एल्डिहाइड कीटोन खत्म होता है, अब हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले आता है नोमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर ऑफ। तो ये चीजें आप खुद से देख लीजिएगा कि HCOH को जो है ना कॉमन नेम ध्यान रखना है, फॉर्मिक एसिड कहते हैं। CH3COOH को हम एसिटिक एसिड कहते हैं, तो ये ध्यान रखना। HCOOH को फॉर्मिक एसिड कहते हैं, कॉमन नेम ये इंपॉर्टेंट है, ये भी कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है। CH3COH को एसिटिक एसिड कहते हैं। और सब तो देखो प्रोपोनोइक, तो यानी कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, तो प्रोपोनोइक एसिड। IUPAC तो आप लोग खुद से निकाल लीजिएगा। उसके बाद 2 COOH की यदि बात कर लेते हैं तो उसे हम ऑक्जेलिक एसिड कह देते हैं, ये भी याद रखना है कॉमन नेम में। एक CH2 के दोनों तरफ यदि COH होता है तो उसे मेलेनोइक एसिड कहते हैं। सक्सेनिक एसिड भी ध्यान रखना है। ठीक है, एडिपिक एसिड कहाँ आता है, एडिपोइक एसिड पॉलीमर में यूज आता है। ठीक है, इसके बाद जब बेंजीन के साथ COH हो तो बेंजोइक एसिड कह देंगे। ठीक है, इसे फिनाइल एसीटेट, ये ध्यान रखना है, ये यूज आता है। पैथेलेइक एसिड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, ऑक्सीडेशन कर दो। जैसे हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड से एसिड बनाना। तो प्राइमरी अल्कोहल को जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि एल्कलाइन KMNO4 देते हैं, तो पहले भी बताए थे अल्कोहल फिनॉल में कि हम बात कर लेते हैं वो एसिड बना देता है, RCOH। जैसे हम बात कर लेते हैं ये इस पे, यदि हम दूसरा कोई रिएजेंट देते हैं CrO3H2SO4 की यदि बात कर लेते हैं, CrO3 की यदि बात कर लेते हैं, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम, H2SO4 का मतलब एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम यदि CrO3H2SO4 को हम जोन्स रिएजेंट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जोन्स रिएजेंट अभी तक नहीं पूछा, पूछेगा तो ध्यान रखिएगा कि CrO3H2SO4 को जोन्स रिएजेंट कहते हैं। ये भी जो है ना अल्कोहल को क्या करता है, एसिड में बना देता है। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन से जो है ना कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो वही बात है KMNO4 यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाओ तो ये टॉलिन है, KMNO4 KOH हीट डालेंगे तो सॉल्ट बना देगा, COOK बना देगा। और जब उसको हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यानी कि हम बात कर लेते हैं बेंजोइक एसिड बना देगा। यानी कि यहाँ पे देखो KMNO4 KOH की यदि बात कर लेते हैं तो इस कार्बन के पास जो है ना COOK बना जाएगा, और जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बेंजोइक एसिड बना देगा। सीधी बात है कि कुछ भी आ जाए ना, टॉलिन आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उसको जो है ना डायरेक्ट यदि KMNO4 यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो एसिड बनाएगा। नाइट्राइल और एमाइड की यदि बात कर लेते हैं तो उससे जो है ना हम एसिड बना देते हैं। जैसे नाइट्राइल को RCN की यदि बात कर लेते हैं, RCN को H+ या OH- की यदि बात कर लेते हैं, हाइड्रोलाइज करेंगे तो एमाइड बना देगा। क्या करता है, नाइट्राइल को हाइड्रोलाइज करते हैं तो H+ या OH- के साथ जो है ना हाइड्रोलाइज करते हैं तो एमाइड बना देगा RCN को, और फिर से उसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो वो एसिड बना देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि RCN को हाइड्रोलाइज करेंगे तो एमाइड बनाएगा, फिर उसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो एसिड बना देगा। इथेन एमाइड को यदि हम बात कर लेते हैं, इथेन एमाइड आ गया, एमाइड को डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हीट करेंगे तो इथेनोइक एसिड बना देगा, और साथ में NH3 देता है। आप कहोगे इसको क्यों इंपॉर्टेंट, ये प्रोडक्ट ध्यान रखना है कि इथेन एमाइड को जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बाय प्रोडक्ट क्या देता है, NH3। बेंज एमाइड की यदि बात कर लेते हैं तो हम बात कर लेते हैं H2O को हीट करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बेंजोइक एसिड, और साथ में N निकलेगा तो यहाँ पे NH3।
ठीक है, तो चलो अब देखते हैं गिनगार्ड रिएजेंट की बात कर लेते हैं। गिनगार्ड रिएजेंट R माइनस MgX प्लस बनाता है, CO2 के साथ रिएक्शन करता है तो माइनस चार्ज जो है ना CO के पास जाएगा और यहाँ पे एक रेजोनेंस करके यहाँ पे माइनस आएगा, और यदि माइनस आएगा तो ये प्लस वाला को खींच लाएगा माइनस, तो ये बन जाएगा, और फिर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये हट जाएगा, तो ये एसिड बना देगा। तो ये आसान है। अब एसाइल हैलाइड एनहाइड्राइड की यदि बात कर लेते हैं तो उसके साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो देखो एसाइल हैलाइड की यदि बात कर लेते हैं यानी कि एसिड क्लोराइड जो है ना RCOCl अभी देखे थे पहले भी कि उसको जो है ना वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एसिड दे देता है। यदि हम बात कर लेते हैं OH माइनस वाटर की यदि बात कर लेते हैं तो एक एनायन बना देता है, एनायन को जब हम फिर से हाइड्रोलाइसिस करते हैं H+ के साथ तो वो एसिड दे देता है। तो ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, ये एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड को बीच से तोड़ो, बीच से तोड़ेंगे तो क्या यानी कि क्या कहना चाहते हैं CH5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5। ठीक है, एक साइड से तोड़ो, एक साइड से तोड़ोगे तो एक जगह OH लगा दो, एक जगह H लगा दो, देखो दोनों प्रोडक्ट सेम होता है, दोनों प्रोडक्ट सेम यानी कि दो प्रोडक्ट बनेगा, तो दो प्रोडक्ट जो है ना बेंजोइक एसिड का बन जाएगा। बेंजोइक इथेनोइक की यदि बात करते हैं यहाँ पे देखो दो प्रकार का है, एक तरफ तो C6H5 है एनहाइड्राइड में, एक तरफ है CH3 एनहाइड्राइड में, तो दो प्रकार का बनेगा, एक बनेगा बेंजोइक एसिड, एक बन जाएगा इथेनोइक एसिड, क्योंकि यहां से ये टूटेगा, एक तरफ H एक तरफ OH। ठीक है, अब आगे देखते हैं ईस्टर की यदि बात कर लेते हैं। ईस्टर से जो है ना, ईस्टर को तो आसान बात है, ईस्टर को तो सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा हाइड्रोलाइसिस कर दो, डायरेक्ट जो है ना हम बात कर लेते हैं एसिड बन जाएगा। ठीक है, और यदि हम बात कर लेते हैं हाइड्रोलाइसिस तो किए तो एसिड बन गया। यदि हम बेसिक मीडियम डालते हैं NaOH, तो NaOH डालोगे तो यानी कि यहाँ पे Na आ जाएगा, तो COONA हो जाएगा, फिर उसको हाइड्रोलाइसिस करोगे तो एसिड बना देगा। ठीक है, अच्छा ये वाला जो है ना, ये एग्जांपल 12.5 जो है ना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्यों कहते हैं इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें जो है ना जितना अभी पढ़ाए हैं सारा का सारा रिएजेंट आ जाएगा, तो ये सारे का जो है ना सॉल्यूशन नीचे दिया हुआ है, तो आप लोग बनाते जाइएगा। देख रहे हैं यहाँ पे सॉल्यूशन है कि यहाँ पे बोल रहा है पहला कि ब्यूटेनॉल को ब्यूटेनोइक एसिड बनाएंगे तो क्या होगा, तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेंगे, कौन कुछ भी ले सकते हैं। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे देखो ब्यूटेनॉल को जो है ना जोन्स रिएजेंट लिए, जोन्स रिएजेंट भी एसिड बनाता है तो एसिड बना दिया। ठीक है, तो ये सारे के सारे रिएजेंट आ जाता है, तो एक बार देख लेना। अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी की। फिजिकल प्रॉपर्टी में जो है ना, सबसे पहले देखो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या देखें कि एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अप टू 9 कार्बन जो है ना वो कलरलेस होता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीजें ध्यान रखना है कि जैसे हम पहले ही भी बताए थे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है ना बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो एल्डिहाइड कीटोन इवन एल्कोहल से भी ज्यादा होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट करता है डायमर वेपर फेज में एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट। सॉल्युबिलिटी की यदि बात कर लेते हैं तो डिक्रीज होता है क्योंकि इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये तो पहले भी देखे थे। अब बात करेंगे हम केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे कि रिएक्शन इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड को तोड़ना है। अच्छा, OH बॉन्ड को तोड़ना है, सबसे पहले मेटल और एल्कलाइज में जो है हम रिएक्शन करवाते हैं। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको Na के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कुछ नहीं Na आ जाएगा, दो मॉलिक्यूल यहां पे लेना है तो दो मॉलिक्यूल लिए तो Na, तो दो मॉलिक्यूल जो है ना सोडियम कार्बोक्सिलेट बन जाएगा, और दो मॉलिक्यूल से H जाएगा तो H2 निकल जाएगा। ठीक है, यदि वही बात है कि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल लिए हैं, यदि Na की जगह NaOH ले लेते तो एक ही मॉलिक्यूल लेते, क्योंकि OH निकलेगा H निकलेगा तो वाटर निकल जाएगा और ये सोडियम कार्बोक्सिलेट बना देगा। यदि NaHCO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो Na तो यहाँ आ जाएगा और H निकल जाएगा यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा H2O निकल जाएगा और यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगा। तो ये तीनों ध्यान रखना है कि तीनों अलग अलग, तीन रिएजेंट लिए हैं। Na लिए हैं तो क्या बना है, बाय प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट तो सब सेम बना है, बाय प्रोडक्ट क्या बना है, तो तीनों ध्यान रखना है कि Na लिए हैं तो क्या बना है, NaOH लिए हैं तो क्या बना है, NaHCO3 लिए हैं तो बाय प्रोडक्ट CO2 बना है, NaOH लिए हैं तो बाय प्रोडक्ट वाटर बना है। ठीक है, और सिर्फ Na लिए हैं तो बाय प्रोडक्ट H2 बना है। ये सब के इक्विलिब्रियम है, ये हम बात करते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये फिजिकल में पढ़ते हैं और इनऑर्गेनिक में ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। स्मॉलर द pK वैल्यू स्ट्रॉन्गर द एसिड, ये तो हम GOC फर्स्ट में पढ़ाए हुए हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। GOC फर्स्ट 1 घंटे में कंप्लीट किए हुए थे। तो ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि स्ट्रॉन्गर pKa जो है ना, यानी कि स्मॉलर pKa वैल्यू ज्यादा एसिडिक होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना मिनरल एसिड से जो है ना वीकर होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिनरल एसिड से वीकर होता है एंड दे आर स्ट्रॉन्गर देन एल्कोहल, एल्कोहल से स्ट्रॉन्गर होता है। फिनॉल जो है ना मोर एसिडिक देन एल्कोहल, फिनॉल जो है ना ज्यादा एसिडिक होता है एल्कोहल से। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना, अब क्यों ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है, हम बात कर लेते हैं फिनॉल से। तो ये सब चीजें यदि हम बात करेंगे तो क्यों होता है, तो क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना इक्विवेलेंट रेजोनेंस करता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। फिनॉल इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाता है, नॉन इक्विवेलेंट बनाता है। तो ये सब जो है ना यहाँ पे रीजन दिया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट कि
इंक्रीजिंग एसिडिक ऑर्डर की यदि बात कर लेते हैं तो इसको ध्यान रखना है आपको कि पीएच से ज्यादा आई का, फिर BrClF, ये चारों तो याद हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे। यहां पे ध्यान रखना है Cn और NO2 में जो है ना NO2 का ज्यादा होता है Cn से, और CF3 का जो है ना एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। और एक और ऑर्डर याद रखना है कि ये वाला, इससे ज्यादा ये, फिर ये, फिर ये, इससे ज्यादा 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 जो है ना, यानी कि ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब इसको कैसे याद रखना है तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। HCOOH, इसको क्या बोले थे? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो है ना, हम बात कर लेते हैं फॉर्मिक एसिड का, यहां होता है, इससे कम कौन होता है, इससे ज्यादा कौन होता है, इससे ध्यान रख सकते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं, देखो यहां पे CH3CH2 दो है, तो दो प्लस आई लगा रहा था, एसिडिक स्ट्रेंथ घटाएगा। यहाँ पे देखो एक ही CH3 है तो कम प्लस आई लगा रहा था, एसिडिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा हो गया। यहाँ पे देखो C6H5 जो है ना क्या कर रहा है, माइनस आई लगा रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसीलिए बढ़ा दिया। C6H5 डायरेक्ट COH के साथ जुड़ गया, यहाँ पर तो CH2 भी बीच में जुड़ा हुआ था, तो डायरेक्ट जुड़ गया तो और ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया। इससे भी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा जब Cl जुड़ जाएगा। Cl जो है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो ना फिनाइल से जो है ना ज्यादा Cl का बता रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ, तो Cl जुड़ गया तो और ज्यादा हो जाएगा। फिर इससे भी ज्यादा हो जाता है फॉर्मिक एसिड का, क्योंकि यहां पर तो H जो है ना कोई इफेक्ट ही नहीं लगा रहा है। फॉर्मिक एसिड से ज्यादा हो जाता है Br का, फिर Cl का, Cl का Br का तो कम ही होगा Cl से, फिर F का उससे भी ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। अब यहां पे देखेंगे तो NC, Cn का और NO2 का, अभी देखे थे ये दोनों में कि NO2 का ज्यादा होता है। अब देखो यहाँ पे 2 Cl है, यहाँ पे 3 Cl है, तो 2 Cl वाला कम होगा, 3 Cl वाला ज्यादा होगा, और F है तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस हिसाब से आपको किसी न किसी तरीका से थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि जहां से यहां पे हम बात कर लेते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ, तो अब देखो यहां पे डायरेक्ट बता रहा है कि ये खींच रहा है, तो यानी कि -M-I लग रहा है, ये दे रहा है +M-I लगा रहा है क्योंकि मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यानी कि देने का काम कर रहा है। तो यानी कि यहां पे हम बात कर लेते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ इसका कम हो जाएगा, यानी कि ये यदि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो यहाँ H+ यहां से निकलने का क्षमता ज्यादा हो जाता है, तो ये ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। ये तो न्यूट्रल है तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये हो जाएगा, फिर ये pK वैल्यू से भी देख सकते हैं। अब जो है ना रिएक्शन इन्वॉल्व है, क्लीवेज करते हैं COH बॉन्ड। COH बॉन्ड को क्लीवेज करता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, यानी कि एसिड से जो है ना हम एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं, और उसके लिए जो है ना रिएजेंट क्या लेते हैं, P2O5 हीट लेते हैं या H2SO4 भी लेते हैं। तो इथेनोइक एसिड को यदि हम बात कर लेते हैं हीट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या हो जाएगा, P2O5 तो यहां से वाटर निकल जाएगा, वाटर निकलेगा, इथेनोइक एनहाइड्राइड बन जाएगा, ठीक है। एस्टिफिकेशन की यदि बात कर लेते हैं तो एस्टिफिकेशन जो है ना, एस्टिफिकेशन यहाँ पे देखो तो एसिड है ROH है, H+ देंगे तो यानी कि ये जाकर के निकल जाएगा, OH निकलेगा तो वाटर बन जाएगा। अभी तो पहले भी देखे थे इससे। अब रिएक्शन जो है ना PCl5 PCl3 SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो RCOH को जो है ना PCl5 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। देखो ये सब जो है ना, ये सब जो भी चीज बता रहे हैं ये हम डायरेक्ट रिएक्शन में ही बता रहे हैं, ठीक है। PCl5 के साथ रिएक्शन करेंगे तो OH को निकालेंगे, Cl जोड़ देंगे, RCOCl। अब उसके साथ जो है ना POCl3 HCl, याद रखना है बीच वाला ये प्रोडक्ट क्या बनता है, POCl3। जब PCl3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो H3PO3 बन जाएगा, ये ध्यान रखना है। और जब SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो SO2 और HCl बन जाता है, ठीक है। ये प्रोडक्ट तो एक ही बनेगा, सब में सेम ही बनेगा। अब लेकिन इसमें जो है ना यदि पूछोगे कि किसका ज्यादा यूज करते हैं तो हम कहेंगे SOCl2 का यूज करते हैं, क्योंकि SO2 गैस है, ये दोनों का दोनों निकल जाता है, तो यानी कि हम बात कर लेते हैं प्योर मिल जाता है। अब आगे बात करते हैं रिएक्शन विथ अमोनिया। अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे तो एसिड को जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो अमोनियम एसीटेट बन जाएगा, और जब अमोनियम एसीटेट को जब हीट करेंगे, किसी भी चीज को हीट करेंगे तो देखो पानी निकलने वाले सिचुएशन में निकाल देना है, पानी निकालना है, तो जब यहां से पानी निकालेंगे तो बचेगा क्या, NH2, तो NH2 लगा देंगे तो एसिड एमाइड बन जाएगा, ठीक है। तो जब भी एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे तो एसिड एमाइड बन जाएगा, यानी कि यहां पे बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे तो एमाइड बन जाएगा, बेंज एमाइड बन जाएगा, वाटर निकल जाएगा। यदि डायरेक्ट पूछेगा इंटरमीडिएट तो ठीक है, नहीं तो यहां से एक H को निकालना है, यहां से OH को निकालना है, यहां पे NH2 बच गया, यहां पे जाकर के जोड़ देना है और डायरेक्ट आंसर निकाल देना। अब देखो पैथेलिक एसिड को जब हम NH2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। NH2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वही बात है, पैथेलेट बन जाएगा, अमोनियम पैथेलेट। फिर जब उसको वाटर निकालेंगे, जब इसको हीट करेंगे तो क्या निकलेगा, यहां से भी वाटर निकलेगा, यहां से भी वाटर निकलेगा, तो ठीक है, दोनों जगह एमाइड बन गया। यहां तक तो आप भी बना सकते हो कि आप भी कहोगे कि हाँ ठीक है, NH3 के साथ रिएक्शन कर रहा है, हीट कर रहा है, पानी निकाल के एमाइड बना देगा, तो पैथेलिक एसिड से पैथेल एमाइड बन जाएगा। लेकिन यदि वो बोलेगा कि स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर रहे हैं, क्या बोलेगा, वो बोल रहा है सिर्फ हीट कर रहे हैं, तो ठीक है पैथेल एमाइड बना दो। यदि वो बोल रहा है स्ट्रॉन्ग हीट कर रहे हैं तो आप फिर से NH3 निकालोगे। जब अब की बार NH3 निकालोगे तो मान लेते हैं कि ये दोनों हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन निकाल दिए,
तो क्या बन गया NH3। NH3 जब निकलेगा तो देखो ये बन जाएगा एनहाइड्राइड की तरह प्रोडक्ट बन जाएगा जिसे पेथाइल इमीड कहते हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब रिडक्शन की बात कर लेते हैं तो जानते हैं हम बेंजोइक एसिड को जब हम LiLH4 से रिडक्शन करेंगे तो वही बात है अल्कोहल बन जाएगा। डीकार्बोक्सिलेशन की बात करें तो डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 का रिमूव करना। CO2 जब निकालेंगे तो NaOH और CaO की यदि बात कर लेते हैं रिएक्शन करेंगे हीट तो यहां से CO2 निकालेंगे और इस हाइड्रोजन को यहां पे डालेंगे तो RH बन जाएगा, RH बन जाएगा, Na2CO3 बन जाएगा। और जब CO2 निकालते हैं तो इसे हम डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। और Na2CO3 को याद रखना है, Na2CO3 को क्या कहते हैं? सोडा लाइम कहते हैं, सोडा लाइम कहते हैं। Na2 NaOH और CaO को हम सोडा लाइम कहते हैं जिसका रेशियो 3:1 में होना चाहिए, ठीक है। एक होता है कोलेप्स इलेक्ट्रोलाइसिस जो हम 11th में पढ़े थे, एनायन कैटायन बनाए थे, वहां भी डीकार्बोक्सिलेशन हुआ था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, ओहो, हेलोजिनेशन का मतलब ये जानते हो, ये बहुत अच्छा है, ये नेम रिएक्शन है। तो अब देखो ये कहता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड हो, बिल्कुल सही बात है। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद जो अल्फा हाइड्रोजन है ना, ये अल्फा हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद जो अल्फा हाइड्रोजन है वहां पे हमें हेलोजन लगाना है। क्या लगाना है? कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा हाइड्रोजन पे जब हेलोजन लग जाए तो उसे हम हेलोजिनेशन हो जाएगा और उस रिएक्शन को हम HBZ रिएक्शन कह देते हैं। जैसे अब देखो, ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्फा हाइड्रोजन है। ये अल्फा हाइड्रोजन को जब हम X2 रेड फास्फोरस, X2 में कौन सा हो सकता है? क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकता है सिर्फ। तो X2 और रेड फास्फोरस के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो वो क्या करता है? अल्फा हाइड्रोजन के पास X आ जाता है। अल्फा हाइड्रोजन के पास X लगा देंगे और उस रिएक्शन को हम कहते हैं हेल वोल्हार्ड जेनेस्की रिएक्शन, जिसका शॉर्ट नेम है HBZ रिएक्शन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि अल्फा हाइड्रोजन पे X आ जाएगा तो HBZ रिएक्शन कर देंगे, X2 रेड फास्फोरस। रिंग सब्स्टिट्यूशन, रिंग सब्स्टिट्यूशन की यदि बात कर लेते हैं तो वही बात है कि कॉन्सेंट्रेशन HNO3 और कॉन्सेंट्रेशन H2SO4, तो क्या करता है HNO3? तो NO2 प्लस कहां आएगा? ये -M -I लगा रहा है तो मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा, तो मेटा पोजीशन पे आ जाएगा। उसी तरह से Br2 FeBr3 क्या करता है? Br2 क्या करता है? Br प्लस, तो प्लस चार्ज कहां? तो ये -I -M, तो यहां पे हम बात कर लेते हैं Br प्लस जो है ना मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा, तो मेटा पोजीशन पे मेटा ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा। अब देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज, तो आप लोग यूज देख लीजिएगा जो भी ऐसा लगे, क्योंकि यहाँ पे नाइलॉन 66 यानी कि पॉलीमर और वाला बात कर रहा है, ठीक है। जो अच्छा लगे ठीक है, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। अब नीट का ज्यादा समय नहीं बचा है तो आप लोग जो है ना टाइम डिस्टर्ब नहीं करना है, बस पढ़ते जाना है, ठीक है। टाइम डिस्टर्ब करने से अच्छा लेक्चर देखिए, पढ़ते जाइए, जो मन होता है वैसे पढ़िए, बस नीट का सिलेबस पढ़ते जाना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।